वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, जिसकी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 आर्टिकल 308 टू 323 के अंदर की गई है। सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। दोनों को अलग अलग समझने से पहले दोनों की सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ आती है, क्या डिफरेंसेस आते हैं। उसके बाद हम दोनों को अलग अलग करके उनके पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहला जो यूपीएससी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर काम करता है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड उसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। दोनों ही इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और दोनों के पास ही एक चेयरमैन होगा और कुछ मेंबर्स होंगे। अब कितने मेंबर्स होंगे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ, बट अगर हम यूपीएससी की बात करें तो कितने मेंबर्स होंगे वो बताने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। और अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो वहाँ पे कितने मेंबर्स होंगे, वहाँ पे किसके पास पावर आ जाती है? गवर्नर के पास पावर आ जाती है। और जो मेंबर्स होंगे नंबर्स भी प्रेसिडेंट बताएंगे, और कौन कौन से मेंबर्स होंगे वो भी प्रेसिडेंट बताएंगे। और अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आ जाती है कि कितने मेंबर्स होंगे वो भी गवर्नर बताएंगे, और कौन कौन से मेंबर्स होंगे, यानी उन मेंबर्स को अपॉइंट करने की पावर भी किसके पास आ जाती है? गवर्नर के पास आ जाती है। अगर टेन्योर की बात करें तो टेन्योर अगर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स की बात करें तो उनकी या तो 6 ईयर या फिर 65 ऑफ एज, जो चीज़ पहले आ जाएगी उसके बेसिस पे रिटायरमेंट हो जाएगी। अगर किसी ने 6 साल की अपनी जॉब पूरी कर ली है तो वो रिटायर हो जाएंगे, या फिर किसी पर्सन की एज 65 या उससे ज़्यादा हो जाती है तो वो रिटायर हो जाएंगे। वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए तो उनका टेन्योर भी 6 ईयर और 62 ईयर्स ऑफ एज है, या 6 साल उनके पूरे हो जाएंगे या फिर उनकी जो एज है वो पूरी हो जाएगी जो कि 62 है। अगर हम रिमूवल की बात करें तो दोनों का रिमूवल सेम है। यूपीएससी के मेंबर्स को भी अगर रिमूव करना है तो उसकी पावर प्रेसिडेंट के पास है, और अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को रिटायर करना है तो उनकी पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। और दोनों मेंबर्स यूपीएससी के और एसपीएससी के मेंबर्स रिज़ाइन भी अपना दे सकते हैं, और किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे अपना रिज़ाइन। अब जो प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं कौन से बेसिस पे करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर वो पर्सन जिसको रिमूव करने की बात की जा रही है अगर वो बैंकरप्ट है तो उसको निकाला जाएगा। अगर वो कोई पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहा है और उसकी वजह से जो प्रेजेंट उनका स्टेटस है यहाँ पे यूपीएससी सर्विस कमीशन में या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे उसको इफेक्ट कर रही है वो एम्प्लॉयमेंट, तो तब भी रिमूव किया जा सकता है उन्हें। या फिर उनका बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर है, और मिसबिहेवियर अगर उनका एक मिसबिहेवियर आ रहा है किसी मेंबर का तो प्रेसिडेंट है जो वो अपना जो केस है सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट उस पर पूरी अच्छी तरह से चेक करेंगे कि जो मैटर है जो चीज़ लेके आए हैं प्रेसिडेंट एक्चुअल में अगर ये ठीक है, और वो अपना डिसीजन ये बता दे कि हाँ जो आप प्रेसिडेंट ने बताया है कि उसके बेसिस पे इस मेंबर को हम रिमूव कर रहे हैं, तो वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा। वो डिसीजन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये थे सिमिलैरिटीज जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में थे, और एक दो चीज़ें थी जो दोनों में डिफरेंट थी। अब दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बात की जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 टू 323 के अंडर की जाती है। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को ऐड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, वो किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के थ्रू, और फॉर्म्ड हुआ था ऑन 1 अक्टूबर 1926। 1926 में जब इसे बनाया गया था तो इसका नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन, और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के अंडर इसका नाम चेंज करके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया था। फिर 26 जनवरी 1950 को यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है, और इसका नाम चेंज करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रख देते हैं। अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। इनकी पे, इनकी सर्विस कंडीशन, जो इनकी ट्रेनिंग है, ये सब कौन हैंडल करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग्स वाले करते हैं।
अब यूपीएससी का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन हमारे कहीं भी मेंशन नहीं की हुई, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन कहीं भी नहीं दी हुई। बट एक चीज़ जो बोली गई कि जितने भी आपके मेंबर्स होंगे उनमें से हाफ जो मेंबर्स होंगे उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल एंड स्टेट सर्विस का, और वो एक्सपीरियंस है 10 साल का तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो सिर्फ ये क्वालिफिकेशन चाहिए आपको मेंबर बनने के लिए, इसके अलावा कुछ भी कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। अब जितने भी एक्सपेंसेस लगते हैं, सैलरीज हो गई, अलाउंसेस हो गए, पेंशन्स हो गए चेयरमैन के या मेंबर्स के, तो वो सारे कहाँ से लिए जाते हैं, वो सारा कुछ चार्ज कहाँ से किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है। और इन पैसों के लिए कहीं भी वोटिंग पार्लियामेंट में नहीं की जाती, यानी जब भी बजट पास किया जाता है तो ये फाइनल होता है कि इतना पैसा हमने है जो वो यूपीएससी के मेंबर्स के लिए, चेयरपर्सन के लिए निकालना है। अब जो चेयरमैन है यूपीएससी के, जब वो यूपीएससी के चेयरमैन बन जाएंगे उसके बाद वो एलिजिबल नहीं है कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट करने के लिए इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट, कहीं पे भी एलिजिबल नहीं है काम करने के लिए। और अगर वहीं पे हम मेंबर्स की बात करते हैं, जो मेंबर होंगे यूपीएससी के वो एलिजिबल हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, वो चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं। तो ये था अबाउट यूपीएससी। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी बात की जाती है आर्टिकल 308 टू 314 के अंडर। अब हर स्टेट में ना डिफर करता है कि उनको कितनी सर्विसेज चाहिए, कितने नंबर ऑफ सर्विसेज चाहिए, बट 15 ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको कॉमन मिलेंगी हर स्टेट में। वो कौन सी सर्विसेज हैं? सिविल सर्विस, पुलिस सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, एग्रीकल्चर सर्विस, मेडिकल, वेटनरी, फिशर्स, जुडिशियल, पब्लिक हेल्थ सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, कॉर्पोरेटिव सर्विस, रजिस्ट्रेशन सर्विस, सेल टैक्स सर्विसेज, जेल सर्विस, सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। ये 15 ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको हर स्टेट में मिलेंगी। और जैसे सेंट्रल सर्विस को क्लासीफाई किया गया था कुछ कैटेगरीज में, वैसे ही स्टेट सर्विस को भी क्लासीफाई किया गया 4 कैटेगरीज में। वो कौन सी है? क्लास 1 जिसे हम ग्रुप ए कह सकते हैं, क्लास 2 जिसे ग्रुप बी कह सकते हैं, क्लास 3 जिसे हम ग्रुप सी कह सकते हैं, और क्लास 4 जिसे हम ग्रुप डी कह सकते हैं। तो स्टेट सर्विस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब आर्टिकल 309 क्या बोलता है? आर्टिकल 309 ने ना पावर दी है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कि जो भी कंडीशंस चाहिए आपको पर्सन अपॉइंट करने के लिए टू पब्लिक सर्विस एंड पोस्ट अंडर द स्टेट एंड द सेंटर, वो जितने भी आपको अपॉइंटमेंट करने के लिए रिक्रूटमेंट चाहिए, जो भी कंडीशन चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा? वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी एंड स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। उस कंडीशन के बेसिस पे पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन। अगर आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इनकी भी क्वालिफिकेशन कहीं पे भी मेंशन नहीं की हुई। सेम चीज़ आ जाती है कि जो इनके मेंबर्स होंगे उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल या फिर स्टेट सर्विस का, और वो भी 10 साल से कम नहीं होना चाहिए। 10 साल की एक्सपीरियंस तो उनके पास होना ही चाहिए। और जो इनके एक्सपेंसेस हैं जिसमें सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन्स आ जाते हैं, तो वो कहाँ से लेते हैं ये? तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से लेते हैं। दोनों में डिफरेंस है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यूपीएससी लेती है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक्सपेंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकाले जाते हैं। अब आ जाते हैं चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ एसपीएससी। चेयरमैन है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो भी एलिजिबल नहीं होता फर्दर एम्प्लॉयमेंट का, बट ये चेयरमैन बन सकता है किसका? यूपीएससी का, या फिर मेंबर बन सकता है यूपीएससी का। उसके अलावा कहीं पे भी और जाके जॉब नहीं कर सकते। अगर हम मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो वो भी एलिजिबल है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे क्या चीज़ बोली है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन होंगे वो या तो मेंबर बन सकते हैं या चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के, और जो मेंबर होंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के वो अपॉइंट हो सकते हैं एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी वो चेयरमैन बन सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। तो आज आपके लिए एक होमवर्क है, आपने कमेंट करके ये बताना है कि हमारे जो प्रेजेंट यूपीएससी के चेयरमैन हैं वो कौन है, उनका नाम आपने कमेंट करके बताना है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।